हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में आईपीओ का सीजन एक बार फिर से शुरू होने वाला है और इस हफ्ते 4 नई कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए अपने आईपीओ लेके आने वाली हैं, जिसमें से डीसीएस सिस्टम लिमिटेड का इशू ऑलरेडी ओपन हो चुका है। और जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इशू ओपन डेट है 31 अक्टूबर 2022 और इशू क्लोजिंग डेट है 2 नवंबर 2022। और एक ही दिन में, आज ही के दिन, आप देख सकते हैं कि 5:34 तक ये आईपीओ रिटेल कैटेगरी में 8.7 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। यानी कि अगर रिटेल कैटेगरी में अगर किसी एक बंदे को ये आईपीओ अलॉट होना था तो उस आईपीओ के लिए लगभग 9 बंदे अप्लाई कर चुके हैं। तो इस आईपीओ की डिमांड कितनी ज़्यादा रहने वाली है स्टॉक मार्केट में, इसका आप रिटेल कैटेगरी में होने वाले पार्टिसिपेशन से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसी के साथ साथ फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड और बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड आने वाले दिनों में अपना इशू ओपन करने वाले हैं। तो आज हम मेजरली बात करेंगे डीसीएस सिस्टम लिमिटेड के बारे में, क्योंकि कंपनी के आईपीओ का इशू ऑलरेडी ओपन है। तो अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमें 2 चीजें जरूर पता करने चाहिए। नंबर 1, कंपनी का बिजनेस। नंबर 2, जीएमपी। जीएमपी का मतलब होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी कि अनलिस्टेड मार्केट में कंपनी के शेयर का प्राइस क्या चल रहा है। तो आज की डेट में कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 75 रुपीज का है, जो कि लगभग 35 से 36% है आईपीओ के इशू प्राइस का। हमें अब जीएमपी का पता लग गया है, तो अब हम कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा जानेंगे कि कंपनी करती क्या है, कंपनी किस बिजनेस में डील करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो इसको जानने के लिए हम कंपनी की वेबसाइट पे चलते हैं। तो जैसा कि आप सभी अब देख रहे हैं कि हम कंपनी की वेबसाइट पे आ गए हैं और हम सबसे पहले जानेंगे कि कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पे हम स्क्रीन पे देखकर ही हमें पता लग रहा है कि कंपनी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पार्ट्स बनाती है। यहाँ पे इन्होंने फोटो जो लगाया हुआ है वो किसी प्लेन के इंजन का है, तो इससे हम यही समझ पा रहे हैं कि कंपनी किसी डिफेंस सेक्टर में या फिर एरोस्पेस इंडस्ट्री में काम करती है। तो चलिए पहले हम डिटेल में जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। तो सबसे पहले हम चलते हैं व्हाट वी डू पे। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी केबल असेंबलीज, सिस्टम इंटीग्रेशन और किटिंग के बिजनेस में डील करती है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कंपनी एक इंडियन डिफेंस स्पेस सेक्टर में काम करती है। अब ज्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है तो कंपनी के बिजनेस के पीडीएफ कॉपी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके कंपनी के बिजनेस के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हम जस्ट ब्रॉडली कंपनी के बिजनेस का ओवरव्यू करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कंपनी केबल असेंबलीज, सिस्टम इंटीग्रेशन और किटिंग में काम करती है। तो अब हम देखते हैं केबल असेंबलीज में क्या क्या कंपनी बनाती है। तो केबल असेंबलीज में कंपनी काफ़ी सारी चीज़ें बनाती है, जैसे केबल एंड हार्नेस असेंबलीज, फाइन वायर केबल असेंबलीज, फ्लेक्स फ्लैट केबल असेंबलीज। यानी कि आप देख सकते हैं कि ओईएम्स के लिए, जो कि एरोस्पेस और लैंड एंड नेवल डिफेंस सिस्टम, सैटेलाइट्स एंड सिविल एविएशन, इस सेक्टर में जो कंपनियां काम करती है उन सब के लिए ये केबल एंड हार्नेस असेंबलीज बनाती है। नेक्स्ट, सिस्टम इंटीग्रेशन का काम भी कंपनी करती है। तो सिस्टम इंटीग्रेशन का मतलब है कि जो सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है उनको इंटीग्रेट करती है आपस में। बेसिकली डिफेंस इक्विपमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब बिजनेस के बारे में मैं यही बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस हमारे समझ में इजीली आने वाला है नहीं, क्योंकि हम में से हो सकता है शायद ही कोई हो जो डिफेंस से रिलेटेड कंपनी में काम कर रहा हो, डिफेंस सेक्टर की किसी कंपनी में काम कर रहा हो। तो हमें जस्ट ऊपर तो बिजनेस समझ में आ सकता है, लेकिन इन डेप्थ के लिए हमें उतनी नॉलेज है नहीं। लेकिन मोटा मोटी हमें समझ में ये आ रहा है कि कंपनी डिफेंस सेक्टर्स में काम करने वाली जो कंपनियां हैं उसके लिए काम करती है, उनको सर्विस प्रोवाइड करती है, उनके लिए प्रोडक्ट्स यानी केबल असेंबलीज, सिस्टम इंटीग्रेशन और किटिंग की बिजनेस में कंपनी डील करती है। तो नेक्स्ट हम कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कंपनी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इन इंडिया फॉर सिस्टम इंटीग्रेशन एंड केबल एंड वायर हार्नेसिंग। यहाँ पे आप फोटो से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी डिफेंस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करती है। तो अब तक हमें ये समझ में आ गया है कि कंपनी डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज अपने कस्टमर्स को देती है। तो अब हम थोड़ा क्लाइंट्स पे भी नजर डाल लेते हैं, कंपनी के कौन कौन से
क्लाइंट से। तो क्लाइंट में भी आप काफी बड़े बड़े नाम देख सकते हैं, जैसे कि इसरो, इस नाम से तो हर कोई परिचित होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एल्बिट सिस्टम्स, रफाल जो कि एक फाइटर जेट का भी नाम है जो इंडिया ने इंपोर्ट किया है। अब कमेंट में आप लोग मुझे ये बताइए कि इंडिया ने किस कंट्री से रफाल को इंपोर्ट किया था। अगर आप न्यूज फॉलो करते हैं तो आपको इसका जवाब मालूम होना चाहिए। अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज, सेंटम डेंसो, तो काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो क्लाइंट्स हैं जो इस कंपनी से अपने पार्ट्स या इस कंपनी की सर्विसेज लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए कितना बड़ा इशू लेके आई है। इशू का मतलब आईपीओ का साइज कितना बड़ा है। तो अब हम आ गए हैं इशू की डिटेल पर। इशू का अमाउंट है 500 करोड़ रुपीज, यानी कि 500 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है। इस इशू के बाद कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 2002 करोड़ रुपए की हो जाएगी, यानी कि कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी में आ जाएगी। कितने शेयर कंपनी सेल करने वाली है वो कंपनी ने मेंशन कर दिए यहाँ पे। फेस वैल्यू पर शेयर 2 रुपए की है। प्राइस बैंड जो कंपनी ने रखा है वो 197 से 207 रुपए के बीच में है। लॉट साइज 72 शेयर्स का है, यानी कि जब भी आप इस आईपीओ में अप्लाई करोगे तो आपको मिनिमम 72 शेयर्स खरीदने ही पड़ेंगे। ऑफर का इन्होंने ब्रेकअप दे दिया है। QIB यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, उनके लिए जो एलोकेशन किया है 75% है, यानी कि जो टोटल इशू साइज है उसका 75% में जो बिडिंग है वो QIB करेंगे। NIB जो कि होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, उनका जो अलोकेशन है वो 15% का है। और रिटेल कैटेगरी यानी कि हम और आप, हमारे लिए 10% का इन्होंने एलोकेशन रखा है। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर टोटल शेयर्स 100 बंदों के बीच में बांटे जाने हैं तो उसमें से 10 बंदे रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे। अब आगे चलते हैं। तो आईपीओ की टाइमलाइन यहाँ पे कंपनी ने बताई हुई है कि आईपीओ इश्यू होगा 31 अक्टूबर को और क्लोज होगा नवंबर 2 को। तो ये हमें पता लग गया है। 7 नवंबर को अलॉटमेंट का फाइनलाइजेशन हो जाएगा और 9 नवंबर तक आपको रिफंड आ जाएगा। जिस जिस बंदे को अलॉट हो जाएगा उसको शेयर क्रेडिट हो जाएंगे 10 तारीख तक उसके डीमेट अकाउंट में, और जिन जिन लोगों को शेयर अलोकेट नहीं होगा उनको 9 तारीख को जो रिफंड है वो वापस मिल जाएगा। 11 तारीख को स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट हो जाएगी और शेयर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। अब हम समझते हैं कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने का। तो वो जो कंपनी ने बताया है ऑब्जेक्टिव, वो यही बताया है कि रीपेमेंट या प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी, यानी कि कंपनी के ऊपर जो कर्जा है उसको कंपनी पे करेगी इस पैसे से जो मार्केट से उठाएगी। इसके साथ साथ जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती है वो पैसा भी कंपनी इसी इश्यू से इकट्ठा करेगी और अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी। साथ ही साथ कंपनी की एक सब्सिडरी है रिनेल एडवांस्ड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, उसके भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंपनी फंड करेगी। और कंपनी ने यह भी बताया है कि कंपनी अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस से जो भी कंपनी के खर्चे हैं वो इसी आईपीओ के द्वारा उठाए गए पैसे से उनको मीट करेगी। और इसके साथ साथ जो भी बेनिफिट किसी कंपनी को होता है एक्सचेंज पर कंपनी लिस्ट कराने का, वो कंपनी को बेनिफिट ऑटोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा कंपनी के बारे में मैंने पहले ही हाईलाइट किया हुआ है कि कंपनी क्या करती क्या है। वो लीडिंग प्लेयर्स है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम और केबल हार्नेस में। डिफेंस सेक्टर में कंपनी काम करती है। कॉम्प्रिहेंसिव एरिया ऑफ केबल्स और वायर हार्नेस असेंबलीज कंपनी बनाती है। केटिंग में भी काम करती है कंपनी ने अपना ऑपरेशन 2011 में स्टार्ट किया था और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो कंपनी का ग्रो हुआ है वो लगभग 57% ग्रो हुआ है बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2022। तो अब हमें क्या लगता है कि इस सेक्टर में ग्रोथ कितनी है। तो कंपनी ने ग्रोथ भी बताई है कि 2030 तक जो डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर है ये इतना बड़ा सेक्टर हो जाएगा कि उस टाइम इसकी वैल्यू $70 बिलियन हो जाएगी। कंपनी ने अपने ऑर्डर बुक के बारे में बताया है कि कंपनी की ऑर्डर बुक 1941 करोड़ से 2369 करोड़ हो गई है 2020 से 2022 के बीच में। नेक्स्ट कंपनी की स्ट्रेंथ्स बात कर लेते हैं कि कंपनी डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री में प्रेफर्ड इंडियन प्लेयर्स है, यानी कि इस कंपनी को बिजनेस दिया जाता है। टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एंड स्केलेबल एंड टू एंड कैपेबिलिटीज कंपनी रखती है और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है फाइनेंशियल्स का, ये भी कंपनी ने बताया है। और एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड प्रमोटर्स और सीनियर मैनेजमेंट टीम है। जब भी कोई बिजनेस चलता है तो उसमें रिस्क तो रहते ही है। जैसे अब चूंकि कंपनी डिफेंस सेक्टर में डील करती है तो हो सकता है कि गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ जाए जो डिफेंस सेक्टर को प्रमोट करने की बजाय उसको डिमोट करने लगे, तो वो शायद इन्होंने कहीं मेंशन किया होगा। यस, ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और साथ ही साथ शटडाउन या कोई ऐसी सडन डिसरप्शन आ जाए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में तो वो भी इन्होंने बताया है। तो रिस्क तो ठीक है, जब भी अगर आप रोड पे निकलो
लोगे तो किसी व्हीकल से कोलाइड होने का रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। तो रिस्क तो हमें समझ में आता है कि रिस्क तो n नंबर ऑफ रिस्क हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, इंडस्ट्री ग्रो करेगी या नहीं करेगी, ये हमें समझ में आना चाहिए। और हम समझ भी गए हैं। किसी को और ज्यादा डिटेल में समझना है तो कंपनी की बिजनेस की डिटेल और DRHP इंडस्ट्री रिपोर्ट, इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिए हैं, तो वहां से आप इन फाइल को डाउनलोड करके खुद से भी स्टडी कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि हमें इस कंपनी के IPO के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। जो लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं वो अप्लाई करें, जिसको अलॉटमेंट मिलती है वो अपना सेल कर सकते हैं लिस्टिंग के दिन, या फिर जो भी लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, जिसको लगता है कि इस सेक्टर में फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ आने वाली है, तो वो अपने अलॉटमेंट को होल्ड करके भी लॉन्ग टर्म के लिए चल सकता है। मेरी ओपिनियन में अब चूंकि गवर्नमेंट मेक इन इंडिया और डिफेंस सेक्टर को बहुत ही ज्यादा प्रमोट कर रही है, तो फ्यूचर में ग्रोथ डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा आने वाली है। अभी आपको मालूम भी होगा कि कल के दिन ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने टाटा एयरबस गुजरात प्लांट का इनॉग्रेशन कल किया है। अगर आप न्यूज को ट्रैक करते हैं तो आप मुझे ये बताइए कि किस स्टेट में टाटा और एयरबस अपना ये प्लांट डाल रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।